हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज एडवोकेट नीरज गुप्ता। इस वीडियो में हम पढ़ना शुरू करेंगे सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ के बारे में। देखिए, हिंदू लॉ आपके सिलेबस में है, पूरा पेपर है। पहला क्वेश्चन मैं ये नहीं कहूंगा कि बेकार है, लेकिन वैसे एक एग्जामिनर को इसको अवॉइड ही करना चाहिए, बिकॉज हिंदू लॉ के सोर्सेज की अगर हम बात करें तो हिंदुइज्म तो बहुत पुराना है। अगर देखा जाए तो रामायण से जो चीजें निकली हैं, महाभारत से जो चीजें निकली हैं, श्रीमद् भागवतम से जो चीजें निकली हैं, विष्णु पुराण और जो कुछ आज तक हमने बचपन से सुना है, कहीं ना कहीं जो आज की तारीख में हिंदुइज्म है वो उससे इन्फ्लुएंस्ड है। उनमें जो सिद्धांत बन गए हैं, कहीं ना कहीं वो सिद्धांत, अब देखो ना, श्री राम ने ये प्रतिज्ञा की कि मैं एक ही पत्नी रखूंगा। ऐसा कोई बहुत ज्यादा स्ट्रांगली दूसरे रिलीजन इस चीज को फॉलो नहीं करते, बट वो श्री राम का जो सिस्टम था वो हमारे हिंदू लॉ का एक बहुत बड़ा बेस बना हुआ है, और उसको सब लोग रिलीजियसली, ऑनेस्टली, कस्टम वाइज एंड अदरवाइज फॉलो कर रहे हैं। तो ऐसी बहुत सारी चीजें हैं जो कि पुराने जमाने से हिंदुइज्म में चलती आ रही हैं। वही चीजें इसमें डिस्कस करने के लिए क्वेश्चन बना है, सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ। फिर हिंदू लॉ में जो हिंदू लॉ है उसमें 3-4 एक्ट हैं जो मेनली कलेक्टिवली हिंदू लॉ कहलाते हैं, लेजिस्लेशन। उनको फिर हम पढ़ना शुरू करेंगे एक एक करके। तो सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ की अगर हम बात करें तो ये रेफर कर रहा है ओरिजिन्स फ्रॉम विच द रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड लीगल नॉर्म्स गवर्निंग हिंदूज आर डिराइव्ड। यानी हिंदूज को रेगुलेट करने के लिए जो हमारे रूल्स एंड प्रिंसिपल्स हैं वो है सोर्स ऑफ हिंदू लॉ। अब ये हिंदूज में कौन आएगा? सारे हिंदू आएंगे, जितने भी हिंदू होते हैं। जैन्स आएंगे, बिल्कुल आएंगे। ऑल मोस्टली SC ST कैटेगरीज में जितने हैं, OBC में जितने हैं, ब्राह्मण जितने हैं, वैश्य परिवार, बिजनेस क्लासेस, सब हिंदू ही हैं। ऑल जैन्स, इवन सिख हिंदू ही हैं। सिख भी हिंदू है, बेशक वो हम हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई की बात करते हैं, लेकिन फिर भी सिख जो हैं वो फॉर द पर्पज ऑफ लॉ हिंदू लॉ के अंदर ही गवर्नड है। उनका अलग से सिख लॉ कुछ नहीं है। जैनीज भी इसी में कवर्ड है, महावीर को जो फॉलो कर रहे हैं, और जो कुछ भी आपने सुना है। अब मान के चलो मोरलेस थोड़ा सा क्रिश्चियंस का लॉ अलग हो सकता है, वो भी ढंग से पढ़ाया नहीं जाता है LLB में, क्योंकि इतना मतलब बहुत कम ही लोग हैं वो इंडिया में, तो इसलिए उनका स्पेसिफिकली एक इंपॉर्टेंस एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से दी नहीं गई। हाँ, मुस्लिम लॉ इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो एक बहुत बड़ी आबादी है जो इंडिया में रहती है, तो मुस्लिम लॉ हम अलग से पढ़ेंगे फैमिली लॉ के अंदर। उसका पेपर ही अलग है, इस पेपर का पार्ट नहीं है वो, लेकिन हाँ वो इंपॉर्टेंट है, ध्यान से पढ़ने और समझने वाला है। अभी हम पढ़ रहे हैं हिंदू लॉ, फिर हम पढ़ेंगे मुस्लिम लॉ, राइट? हैं ये दोनों कलेक्टिवली फैमिली लॉ। सो द टर्म सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ का मतलब क्या हो गया, जैसे मैंने भी समझाया, इट ओरिजिन्स कहां से आए, रूल्स, प्रिंसिपल्स एंड लीगल नॉर्म्स गवर्निंग द हिंदूज। तो इसके अंदर हम ये सारा पढ़ेंगे। अगर हम सोर्सेज की बात करें तो एक तो पुराने हैं, जैसे मैंने भी आपको हिंट दिया, और मॉडर्न सोर्सेज। मॉडर्न तो वही लेजिस्लेशन जो हमने कानून बना दिए, ये मॉडर्न हो गए। जो हमारे हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के डिसीजन है, ये तो अभी हुए ना, तो ये मॉडर्न है। और जो सैकड़ों, हजारों या कहीं लाखों साल से चीजें चल रही हैं, वो क्या हो गए? एंशिएंट सोर्सेज। अब एंशिएंट सोर्सेज में हम सबसे पहले क्या लेंगे? श्रुति। श्रुति माने जो सुना हुआ है, स्मृति आगे चल के पढ़ेंगे जो याद है, और जो लिखितम में है वो तो फिर कोडिफाइड लॉ हो गया। तो श्रुति इज दैट विच इज हर्ड, जो हमने सुना। पहले जमाने में लोग श्रुतिधर होते थे, सुन के याद कर लेते थे, इतने इंटेलिजेंट होते थे। सो ये प्राइमरी एंड सुप्रीम सोर्स ऑफ हिंदू लॉ है। इसके अंदर जो मेन है श्रुतिज में, वो 4 वेद हैं, है ना? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये 4 वेद मेनली श्रुतिज में है। अब आप मेरे से क्वेश्चन पूछोगे, अगर सर ये नाम याद करने पड़ेंगे? देखो बेटा, अगर ये क्वेश्चन एग्जाम में आता है कि भैया सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ लिखो, तो आपको श्रुति लिखनी है। श्रुति में ये 4 वेद आते हैं, ये लिखना है। इनके नाम फिर ऑब्वियसली लिखने, अगर पूरे नंबर लेने हैं, नहीं तो अंदाजे से भी लिख दोगे तो ठीक है, जितना अंदाजे से लिखोगे उतने अंदाजे से नंबर आ जाएंगे। अब ईच वेदास में क्या क्या है? एक तो संहिताएं हैं, है ना, जैसे ब्रह्म संहिता, फिर आर्यनक, उपनिषद। ऐसे आप देखोगे तो कहीं कहीं आप इस तरह की किताबें अगर गूगल पे देखोगे तो चीजें मिलती हैं। सो ये सब चीजें हिंदू फिलॉसफी में हैं, और इनके अंदर जो है प्रिंसिपल्स रिलेटिंग टू रिलीजन, मोरालिटी, सोशल ड्यूटीज, ये सब चीजें इसके अंदर
दी हैं। ये जो मोरालिटी ज्यूरिस्प्रूडेंस आप पढ़ के आए हो, तो वहां पर जो नेचुरल लॉ था उसमें ये मोरालिटी जो था, ये वो एक तरह से जो पुराने जमाने की हमारी बुक्स हैं उनमें मोरालिटी के ऊपर बाकी काफी कुछ लिखा होता था। मोरालिटी का मतलब होता है कि हमें किस तरह से अपना जीवन जीना है, क्या सही है, हम सच बोलें, चोरी ना करें, किसी को हर्ट ना करें, फिजिकली भी ना करें, उसका अपमान भी ना करें, किसी की प्रॉपर्टी ना छीने, किसी की पत्नी ना छीने, किसी के साथ जैसे मैंने कहा दुर्व्यवहार ना करें, धोखेबाजी ना करें। तो ये सब चीजें मोरालिटी का जनरल पार्ट है। धर्म तो ठीक है, रिलीजन, मोरालिटी मेन है। और फिर हमारी ड्यूटीज भी हैं, सोशल ड्यूटीज, तो ये सब चीजें इन किताबों में लिखी है। फिर हम पढ़ चुके हैं अब थोड़ा बहुत श्रुति के बारे में, ज्यादा गहराई में आई थिंक जाने की जरूरत नहीं है। फिर आता है स्मृति। स्मृति का मतलब है जिसको हमें याद रखना है, दैट विच इज रिमेम्बर्ड। अब इसमें मनुस्मृति है ना, फिर याज्ञवल्क्य है, देन नारद स्मृति है, बृहस्पति स्मृति है, कात्यायन स्मृति है। ये कुछ नाम है, सारे ना याद रहे भाई, 2-4 भी लिखाओगे तो भी काम चल जाएगा। अब इसमें जो है और बताया गया है इनहेरिटेंस, मैरिज, अडॉप्शन, प्रॉपर्टी एंड ड्यूटीज। तो ये सारे सिद्धांत इन किताबों में दिए गए हैं जो हिंदूज फॉलो करने की कोशिश करते हैं। इनहेरिटेंस समझते हो कि अगर जो फैमिली के हेड हैं, ज्यादातर जो हमारे सपोज मान लेते हैं दादाजी, अब वो दादाजी अगर चले जाएं भगवान के पास तो उनकी जो प्रॉपर्टी है वो फिर हमारे पिताजी, ताऊजी, चाचा जी उनको कैसे मिलेगी। इस तरह से ये जो आगे प्रॉपर्टी ट्रांसफर होती है। और अब तो हिंदू लॉज आ गए हैं जिनके अंदर सुप्रीम कोर्ट की नई डिसीजंस आ गए जिसमें विमेन को भी प्रॉपर्टी मिलती है। तो मैं बोल रहा हूँ पिताजी और ताऊजी और मैंने बोला चाचा जी, अभी आने वाले टाइम में अब ये हो गया, इसमें बुआ जी भी आ गए, है ना, और जो भी लोग हैं, मतलब इवन द विमेन इज गेटिंग द शेयर। तो इनहेरिटेंस लॉ भी हिंदू लॉ का इवॉल्व हुआ है लेटेस्ट अगर हम देखें। फिर शादी तो आपको पता ही है, अडॉप्शन होता है बच्चे अडॉप्ट कर लेना, उसके लिए भी पहले सिद्धांत रहते थे, कौन कब कहाँ क्या कैसे करेगा, प्रॉपर्टी किस तरह से होगी, सेल परचेज होगी, ऑनरशिप कैसे होगी, ये सब चीजें जो है वो लिखी हुई है। फिर पुराने जमाने के हिसाब से देखें तो कमेंट्रीज एंड डाइजेस्ट भी हैं, है ना, कि कमेंट्रीज का क्या मतलब है, उसको एक्सप्लेन किया, टू एक्सप्लेन एंड रिकंसाइल देम, माना कहीं में कहीं कंफ्यूजन है, कहीं कुछ लिखा कहीं कुछ, तो कुछ कमेंट्रीज बना दी गई, है ना। मिताक्षरा जैसे इंपॉर्टेंट कमेंट्रीज में एक बना दी मिताक्षरा, इसके ऑथर कौन है, विज्ञानेश्वर, है ना। ये पूरे इंडिया में एप्लीकेबल है, सिर्फ बंगाल और असम को छोड़कर। तो ये बनाया मेन हो गया, इसका मतलब अगर बंगाल और असम को छोड़ दें तो बाकी पूरे इंडिया में मिताक्षरा करके कमेंट्रीज जो है वो एप्लीकेबल हो गई, जिसको लिखा विज्ञानेश्वर ने। फिर एक बनाया दया भागा जो फिर बंगाल और असम के लिए हुई, इसको लिखा जिमूत वाहन ने। मैं समझ रहा हूं आपके दिमाग में यही आ रहा होगा, सर ये याद कैसे रहेगा, लिख लिख के याद करो, एग्जाम से 1 घंटे पहले इन सब चीजों को लिखा हुआ को पढ़ लो, अंदर जाके एग्जाम आता है तो फिर याद रहता है, और कोई तरीका नहीं होता इन चीजों को ऐसे ही याद किया जाता है। तो इसमें जो मेन कहानी लिखी है उन्होंने कि सन एक्वायर्स प्रॉपर्टी राइट्स आफ्टर फादर्स डेथ, ये चीज इसके अंदर मेनली डिसाइड की गई। देखो मैं जाने को इसकी डीप में जा सकता हूँ, आप भी गूगल और चैट जीपीटी और जेमिनाई से इनकी डिटेल्स में जा सकते हो कि इसमें क्या लिखा है, मिताक्षरा में क्या लिखा है, इसमें ना दया भागा में। बट मुझे लगता है एग्जाम के अंदर एक कलेक्टिव क्वेश्चन आना है सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पे, तो इसलिए इतनी गहराई में जाने की जरूरत नहीं है। ये जो टर्मिनोलॉजीज, ये जो ऑथर्स के नेम एंड ऑल दैट मैं आपको पढ़ा रहा हूँ, यू नो, जैसे यहाँ पर भी मैंने नारद, बृहस्पति की बातें की, मन्नू की बात की, अगर आप ये नाम याद रखो, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद, अथर्ववेद, ये टीचर तो ये देखना चाहता है कि हाँ आपने ये सब, अब आपकी मेमोरी यहाँ पर आएगी ना, स्मृति, तो उसके आधार पर आप कितना लिख पाओगे वो मेन है। खैर आगे बढ़ते हैं तो फिर कस्टम आ जाते हैं। इंडिया में कस्टम तो है ही ना, रीति रिवाज, प्रथाएं, है ना, रीति रिवाज या प्रथा, कि हमारे यहाँ ये प्रथा है, जैसे पहले पर्दा प्रथा थी, इवन बाल विवाह भी चलता था पहले, वो हमारे कस्टम का पार्ट था, लेकिन अभी मॉडर्न लॉ में इन सब चीजों को बैन कर दिया। कोई प्रॉपर बुक में खैर पता नहीं है नहीं है क्या ग्राउंड था, लेकिन सती प्रथा भी जैसे पहले जमाने में होती थी, ऐसी और भी बहुत सारी चीजें होती थी। तो वो सब चला आ रहा था रीति रिवाज प्रथा के नाम पर। ये दहेज प्रथा भी प्रथा ही है, पहले जमाने से शायद चली आ रही होगी, किसी जमाने में कुछ लोगों ने शुरू कर दिया होगा कि जब डॉटर की मैरिज करेंगे तो उसको कुछ धन दान या कुछ गिफ्ट दे के भेजेंगे। अब वो बन ही गया फंडा कि जी नहीं दोगे तो फिर वो हंगामा खड़ा करना। फिर उनको ठीक करने के लिए जो है ना डाउरी एक्ट बनाया 1961 में। तो ऐसे कुछ प्रथाएं ठीक भी चली आ रही थी और कुछ ठीक नहीं थी, मुझे ऐसा लगता है पुराने जमाने में, या वो ठीक थी, आज के जमाने में उन्होंने कुछ गलत रूप ले लिया, गलत टर्न मार दिया, तो उसको ठीक करने के लिए फिर लॉ बनाए गए हैं।
है ना। सो कस्टम क्या है, एक एस्टेब्लिश रूल ऑफ कंडक्ट है जो लोग फॉलो कर रहे थे। कंडक्ट होता है जो बिहेवियर होता है कि करते हैं कंटिन्यूअसली एंड एक्सेप्टेड बाय सोसाइटी। हाँ, समाज उसको एक्सेप्ट करता था और वो होता था वैसा, ठीक है ना। तो ये एक इंपॉर्टेंट जो है सोर्स है। अब कस्टम्स को भी 3 हिस्सों में डिवाइड कर दिया, एक लोकल जो कि पर्टिकुलर लोकेलिटी में है, फिर क्लास जो पर्टिकुलर कास्ट के लोग फॉलो करते हैं। आज भी ये कास्ट सिस्टम खत्म नहीं होगा तेरा, आज भी कास्ट है जी, हम ये पर्टिकुलर कास्ट के हैं। वो कास्ट वालों के अपने अलग ही फंडे होते हैं। हमारे यहाँ शादी ऐसे होती है, किसी में फेरे 7 हैं, किसी में अलग कम ज्यादा हो सकते हैं, किसी में वरमाला होती है, किसी में नहीं होती है, किसी में कोई सिस्टम है जी शादी के समय लड़की घर जाएगी नहीं जाएगी, बच्चा होने पर घर जाएगी नहीं जाएगी, हर एक के अपने फंडे हैं, है ना। ये बहुत ज्यादा चीजें आज भी मॉडर्न हिंदू लॉ में नहीं लिखी, लेकिन कहाँ तक लिखे, क्या क्या लिखे, हर एक के अपने फंडे हैं। नहीं, कई लोग मिल नहीं करते हैं शादी के टाइम पर, सबको छोटे छोटे पैसे देते हैं, पता नहीं क्या क्या होता रहता है। खुद मेरी समझ में नहीं आता, मैं हिंदू हूं पर मेरी समझ में कुछ नहीं आता ये सब क्या होता रहता है। बहुत सारी चीजें, बहुत सारी, तो ना हम सारी पढ़ा सकते ना पढ़ सकते। तो लोकल कस्टम हो गए जो लोकेलिटी में हुए, क्लास कस्टम जो कास्ट कम्युनिटी में हुए, और फैमिली, ये भी होता है ना हमारे खानदान में ऐसा होता है, ये नया होता है। तो हर जगह के अपने कस्टम्स हैं, और वैलिड कस्टम वही माना जाएगा जो एंशियंट है, सर्टेन है, रीजनेबल है, कंटिन्यूस है, नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, नॉट कंट्रेरी टू स्टैट्यूटरी लॉ है। इसको थोड़ा सा ध्यान से डिस्कस कर लेते हैं। कस्टम वही माना जाएगा जो एंशियंट है, यानी सैकड़ों सालों से चला आ रहा है। अगर 10-5 साल से कोई चीज आपने नई शुरू कर दी, नया ड्रामा, है ना, तो वो उसको हम कस्टम नहीं मानेंगे। कोई नया फंडा अगर आपने क्रिएट किया उसको कस्टम नहीं मानेंगे। दूसरा, सर्टेन, क्लियर होना चाहिए सबको कि हाँ ऐसे होता है। रीजनेबल, अब ये ना हो कस्टम के नाम पे आप बोलो जी 30 दिन बिना पानी पिए रहना है आपको, अब ये क्या बात हुई भाई। या कस्टम के नाम पे आपको 100 किलोमीटर पैदल चल के जो है देवी के मंदिर में दर्शन करने जाना है, अब इस तरह का कोई कस्टम होगा तो ये नहीं माना जाएगा। इट हैज टू बी रीजनेबल। देन कंटिन्यूस, जो जब से भी हम सोच रहे हैं तब से चल रहा है, ये नहीं कि 5 साल तक चला फिर रुक गया, 10-20-50 साल फिर दोबारा चालू हो गया। आमतौर पर जो कस्टम्स होते हैं वो कंटिन्यूस रहते हैं। देन नॉट अपोज टू पब्लिक पॉलिसी, कोई भी ऐसा हरकत नहीं करनी है जिससे समाज में कोई प्रॉब्लम क्रिएट हो, कोई हंगामा हो, शोर शराबा हो, कोई सिक्योरिटी, पब्लिक हेल्थ खराब हो। और कानून का तो उल्लंघन उस कस्टम से होना ही नहीं चाहिए। अब नेचुरली आज के जमाने में बाल विवाह, सती प्रथा, ये चीजें नहीं हो सकती हैं, ये तो पूरी तरह से बैन हो चुकी है, बात खत्म, इनका तो चैप्टर क्लोज है। दहेज प्रथा पूरी तरह से बैंड है, फिर भी कोई कर रहा है तो वो फिर इलीगल एक्टिविटी है, जेल जाएगा। तो कस्टम के नाम पर हम कोई ऐसी हरकत नहीं कर सकते जो अपोज टू पब्लिक पॉलिसी हो या कॉन्ट्रेरी टू स्टैट्यूटरी लॉ हो, राइट। मॉडर्न अगर हम बात करें सोर्सेज की, तो जुडिशियल डिसीजन सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट होता है। हाई कोर्ट, सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट सबको माननी पड़ती हैं, सुप्रीम कोर्ट की पूरी इंडिया में, हाई कोर्ट की उस पर्टिकुलर स्टेट में। देन लेजिस्लेशन, ये हमारा सिलेबस है। हिंदू मैरिज एक्ट जो कि मैरिज, डिवोर्स, जुडिशियल सेपरेशन और रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स, जो पति या पत्नी एक दूसरे को छोड़ के चले जाते हैं तो वापस लाने के लिए सेक्शन 9 में केस लगाया जाता है, रेस्टिट्यूशन ऑफ कंजुगल राइट्स। पढ़ाऊंगा ये सब आगे चल के, सिलेबस अभी तो शुरू हुआ है। देन वी हैव हिंदू सक्सेशन एक्ट, इनहेरिटेंस के बारे में ज्यादा डिटेल में इसमें पढ़ाया जाएगा, एंड स्पेशली द राइट्स ऑफ डॉटर्स। देन हिंदू माइनॉरिटी गार्जियनशिप एक्ट, जैसा कि नाम से ही आ रहा है, गार्जियनशिप के बारे में, राइट्स ऑफ माइनर्स के बारे में इसमें आएगा। देन अडॉप्शन के बारे में हिंदू अडॉप्शन एंड मेंटेनेंस एक्ट आएगा। तो ये सब चीजें हमारे सिलेबस में भी हैं, और ये सब लेजिस्लेशन यानी ये सब कानून है। और अब देखो सब पे 1955, 56, 55, 56 यानी जब देश आजाद हुआ उसी वक्त इसको बना दिया गया था। अगर सारा बीत गया है, एंशिएंट सोर्स भी खत्म हो गया, नहीं लिखा हुआ कुछ मिल रहा, और लेटेस्ट कस्टम भी खत्म हो गए, लेजिस्लेशन भी, सब कुछ, फिर लास्ट में अगर कोई निर्णय लेना होगा तो हमारे पास क्या है, फिर है हमारे पास इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस, माने न्याय, समता, है ना। समता मतलब जस्टिस की, हाँ जो भी कुछ हो सही हो, इक्विटी सबको इक्वल ट्रीटमेंट मिले, कानून सबके लिए सेम है, और गुड कॉन्साइंस मतलब दिमाग लगा के कुछ ऐसा जो अच्छा हो। तो ये फेयरनेस और इंश्योर करते हैं, फेयरनेस एंड इनजस्टिस यानी अन्याय को अवॉइड करते हैं, और फेयरनेस, है ना, फेयरनेस का मतलब ये हो गया निष्पक्षता, और न्याय को सुनिश्चित करते हैं, ठीक है। एग्जाम्पल मैंने दिया है, जैसे मान लेते हैं हिंदू लॉ में कहीं कोई क्लियर रूल ना हो और प्रॉपर्टी की ऑनरशिप को लेकर झगड़ा हो रहा है, किसकी है किसकी नहीं, तो आमतौर पर एक जस्टिफाइड रीजन क्या हो सकता है भाई, जिसने जितने पैसे लगाए, है ना, बाय कंसिडरिंग ईच पर्सन कॉन्ट्रीब्यूशन। एक आदमी ने 10% पैसे लगाए तो चलो भाई उसको 10% ऑनर मान लो, एक ने 80% पैसे लगाए उसको 80% ऑनर मान लो, लाइक दैट।
गार्जियनशिप ऑफ चाइल्ड के ऊपर अगर नहीं समझ में आ रहा कोई कानून बाय द वे, तो बच्चे के लिए क्या बेस्ट रहेगा उसके आधार पर निर्णय ले लो। तो आई मीन लास्ट में अगर कहीं कानून में कोई चीज नहीं भी मिलती तो हिंदू लॉ ये अलाउ करता है कि भाई जो सही हो, जो कुल मिलाकर उस सिचुएशन में सही हो, कोर्ट उस हिसाब से अपना निर्णय दे सकता है। इसमें फैमिली मैटर्स काफी रहते हैं तो इन चीजों की जरूरत पड़ती है। अगर हम लास्ट में एक बार रिवाइज करें हिरार्की ऑफ सोर्सेज, तो सबसे पहले क्या था? श्रुति, फिर स्मृति, फिर कमेंट्रीज, फिर कस्टम, जुडिशियल डिसीजन, लेजिस्लेशन, और लास्ट में जब कुछ समझ ना आए तो इक्विटी, जस्टिस एंड गुड कॉन्साइंस। ठीक है, यही सब चीजें यहाँ पर भी लिखी हैं, यही चीजें मैंने फिर कंक्लूजन में भी दे दी। आई होप कि ये क्लियर है। आगे चल के हिंदू लॉ का एक एक पॉइंट, एक एक सेक्शन ध्यान से डिटेल में पढ़ेंगे। फिलहाल ये क्वेश्चन भी मैंने उतना तो आपको अच्छे से पढ़ा दिया कि अगर सोर्सेज ऑफ हिंदू लॉ पे 20 नंबर का भी क्वेश्चन आ जाए तो लिख दो, और अगर आपको ज्यादा लिखने का मन हो तो पूरा हिंदू लॉ पढ़ ही रहे हैं, अलग अलग एक्ट, उनके बारे में थोड़ा और ज्यादा लिख लो, तो 6 की जगह भी 8 पेज आप भर लोगे, कोई प्रॉब्लम नहीं है। ठीक है, फिर भी ये नंबर दिए हैं, कोई भी अगर डाउट फील करो तो नंबर पे व्हाट्सएप कर सकते हो, और जिस बुक से मैं पढ़ा रहा हूँ इसको बाय करने के लिए भी कनेक्ट कर सकते हैं। थैंक यू।